जय हिंद दोस्तों। मैं साकिब मलिक स्टडी ट्रायंगल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित टॉप 20 एमसीक्यू करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, इन एमसीक्यू की मदद से हम पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनने वाले हैं उन सभी को कवर करेंगे। और दोस्तों, इस क्लास को हम 2 पार्टों में करेंगे। ये जो है आपका पहला पार्ट है और दूसरे पार्ट में भी आप लोगों को हम पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रश्नों को कराएंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं, पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है। दोस्तों, आपको क्लास के अंत तक जरूर बना रहना है और आपके 20 में से कितने प्रश्न सही हो पाए हैं ये भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बता देना है। तो चलिए देखते हैं, पहला प्रश्न क्या है। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? जी हाँ दोस्तों, जो पंचायती राज है उससे संबंधित प्रावधान भारत के संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? तो दोस्तों, इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा भाग 9 में पंचायती राज संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 आप लोगों के सामने है। भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? अगर हम नगर पालिकाओं की बात करते हैं तो नगर पालिका भाग 9 के सब क्लॉज ए में है। जी हाँ दोस्तों, 9 के क्लॉज ए या जिसको हम कै भी बोल सकते हैं, इसमें जो है नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। अगर बात करते हैं ग्राम पंचायत से तो यहाँ पर 9 में दिए गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 आप लोगों के सामने है। संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? आपके ऑप्शन है भाग 3, 4, 5 या फिर 6। तो दोस्तों, इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा भाग 4 में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात की गई है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 4 आप लोगों के सामने। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 46, 48 या फिर 51। तो दोस्तों, अगर हम ग्राम पंचायतों के गठन की बात करते हैं तो अनुच्छेद 40 जो है, जो कि हमारे डीपीएसपी में आता है, अनुच्छेद 40 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न नंबर 5 आप लोगों के सामने। संविधान की 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है? अगर 11वीं अनुसूची की बात करते हैं तो आपके ऑप्शन है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, पंचायतों का कार्यक्रम, मूल अधिकार या फिर मूल कर्तव्य। तो यहाँ पर अगर 11वीं अनुसूची की बात करें तो पंचायतों का कार्यक्रम या ग्राम पंचायतों से संबंधित जितने भी प्रावधान दिए गए हैं वो संविधान की 11वीं अनुसूची में दिए गए हैं। ये आपको याद रख लेना है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रश्न नंबर 6 आप लोगों के सामने। पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? अगर पंचायती राज व्यवस्था की बात करते हैं तो वो किस पर आधारित है आप लोगों को बताना है। आपके ऑप्शन है सत्ता के विकेंद्रीकरण पर, सत्ता के विकेंद्रीकरण पर, प्रशासन एवं जनता के सहयोग पर, उपयुक्त सभी पर। तो दोस्तों, इस प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा सत्ता के विकेंद्रीकरण पर पंचायती राज प्रणाली आधारित है। ये आपको याद कर लेना है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न नंबर 7 आप लोगों के सामने। पंचायती राज प्रदान करता है। आपके ऑप्शन है पिछड़े क्षेत्रों का कृषि विकास, स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन, ग्रामीण स्तर पर उचित राजस्व का संचालन या फिर देहाती क्षेत्र में शिक्षा का फैलाव। तो दोस्तों, पंचायती राज क्या प्रदान करता है आप लोगों को इस प्रश्न के अंतर्गत बताना है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन जो है पंचायती राज प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न नंबर 8 आप लोगों के सामने। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है। अगर पंचायती राज के हम लक्ष्य की या टारगेट की बात करते हैं तो सबसे पहला उसका लक्ष्य क्या है? आपके ऑप्शन है ग्रामवासियों के बीच प्रतिद्वंद को बढ़ाना, चुनाव में लड़ने के लिए ग्रामवासियों को प्रशिक्षण देना, ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, मैंने आपको भी पिछले प्रश्न में ही बताया कि जो शक्तियों का विकेंद्रीकरण है वो ग्रामवासियों में हो जाए तो इसका सबसे पहला लक्ष्य था। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, प्रश्न नंबर 9। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है। अगर पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य की बात करते हैं तो आपके ऑप्शन है कृषि उत्पादन को बढ़ाना, रोजगार सृजित करना, जनता को राजनीतिक रूप से जागृत करना या फिर जनता को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। तो दोस्तों, इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जनता को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना, जिससे कि जो ग्राम पंचायत या पिछड़े लोग हैं वो विकास कर सकें, प्रशासन में भागीदारी ले सकें। इस प्रकार से पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य था। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, प्रश्न नंबर 10। 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? अगर बात करते हैं 73वें संविधान संशोधन की तो आपके ऑप्शन है मुद्रा विनिमय, वित्त आयोग, पंचायती राज या फिर भारतीय रिजर्व बैंक। तो 73वां संविधान संशोधन जो है
पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, ये आपको याद रख लेना है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न नंबर 11 आप लोगों के सामने 73वां संविधान संशोधन संबंधित है। मैंने अभी आप लोगों को बताया पंचायती राज प्रणाली से 73वां संविधान संशोधन संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रश्न नंबर 12 आप लोगों के सामने है, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। आपके ऑप्शन है मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक सिद्धांत या फिर चुनाव आयोग अधिनियम में। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की, तो वो कहाँ पर की गई है, भारत के संविधान में। तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा नीति निर्देशक सिद्धांतों में, जो कि अनुच्छेद 40 के अंतर्गत है। अगर हम बात करते हैं नीति निर्देशक सिद्धांतों की, तो जो कि अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक भारत में नीति निर्देशक सिद्धांत जो है भारत के संविधान में है। तो अनुच्छेद 40 में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नीति निर्देशक सिद्धांत। नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न आप लोगों के सामने है, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। आपके ऑप्शन है 71वां, 72वां, 73वां या फिर 74वां। तो दोस्तों आप लोगों को बताना है पंचायती राज संस्थाओं को जो संवैधानिक दर्जा दिया गया वो किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया था। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन होता है, और उसके तहत जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न नंबर 14 आप लोगों के सामने है, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। अगर हम बात करते हैं अनुसूची की, तो 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई, ये आपको याद रख लेना है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 15 आप लोगों के सामने, 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए थे। जी हाँ दोस्तों, जब 73वां संविधान संशोधन होता है उसके तहत 11वीं अनुसूची हमारे संविधान में जोड़ी गई, जो कि पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित थी। और उसमें अगर कार्य या विषयों की बात करते हैं तो उसमें 29 विषय सौंपे गए थे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है प्रश्न नंबर 16, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष के कम से कम कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, जब 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ और पंचायती राज के जो अध्यक्ष बनते हैं उसमें कम से कम कितने फीमेल या कितनी पद महिलाओं के आरक्षित किए गए। आपके ऑप्शन है 1/3, 2/3, 3/4 या फिर आधे। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1/3 सदस्य जो है महिला आरक्षित की गई। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न नंबर 17 आप लोगों के सामने है। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, हमारे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है, तो हमें सपोर्ट जरूर कीजिए और आगे वीडियो को शेयर जरूर करना है। 73वां संविधान संशोधन के प्रावधानों को समाज के किस वर्ग को सत्ता हस्तांतरण की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम माना जाता है। मध्यम वर्ग को, कृषक वर्ग को, पुरुष वर्ग को या फिर महिला वर्ग को। अगर सत्ता हस्तांतरण की बात करते हैं तो ऐतिहासिक कदम किसको माना जाता है, महिला वर्ग को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ दोस्तों, जो महिला वर्ग को आरक्षण दिया गया था ये एक ऐतिहासिक कदम था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 आप लोगों के सामने, 73वें संविधान संशोधन की विशेषता नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जो 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ उसकी विशेषता क्या नहीं है आप लोगों को इस प्रश्न में बताना है। आपके ऑप्शन है ग्राम सभा, प्रत्यक्ष चुनाव, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा, महिलाओं के लिए 2/3 आरक्षण। दोस्तों मैंने अभी आपको पिछले प्रश्न में ही बताया कि महिलाओं को 1/3 आरक्षण मिला था, ना कि 2/3 आरक्षण। तो इसका यही गलत हो जाएगा और ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे नहीं मालूम किया था। जो कि 73वां संविधान संशोधन हुआ उसमें ग्राम सभा का गठन के बारे में बात की गई, प्रत्यक्ष चुनाव हुआ, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो इसके तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा और ऑप्शन नंबर डी इसका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न नंबर 19 आपके सामने है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस तरह के चुनाव का प्रावधान किया गया था। तो दोस्तों मैंने अभी पिछले प्रश्न में आप लोगों को बताया है कि प्रत्यक्ष चुनाव का जो है इसमें प्रावधान किया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्यक्ष और गुप्त मतदान जो है 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज में चुनाव का प्रावधान किया गया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न नंबर 20 जो कि आपका आज का लास्ट प्रश्न है, और आपके कितने प्रश्न 20 में से सही हो पाए हैं ये कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना है। तो दोस्तों आपका प्रश्न है, भारत में किसके चुनाव में आरक्षित स्थानों की चक्रानुक्रम से भरे जाने का प्रावधान किया गया है। अगर हम आरक्षण की बात करते हैं तो आरक्षित चक्रानुक्रम से भरे जाने का प्रावधान, तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा पंचायती राज संस्था के चुनाव में जो है आरक्षण प्रदान किया गया। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना है, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं और वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।